स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत, इंडिया, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। पांचवी सबसे बड़ी और पहली सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। उसके साथ साथ भारत एक ऐसी जगह है, एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कि FDI के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बड़ी हॉट डेस्टिनेशन है। भारत को देखते हुए, इसका मार्केट को देखते हुए हर इंसान इंडिया में आना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है। कई सारी फैक्ट्रीज आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में भारत में लगाई गई। तो ये सारी चीजें भारत को एक बहुत पॉजिटिव लाइट में, एक बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी लाइट में दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपसे यह कहा जाए कि सबसे ज्यादा भुखमरी से लोग भारत में मरते हैं, तो इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। काउंटिंग द पुअर, गरीबों को गिनना किस तरीके से होता है और क्यों इतनी गरीबी है भारत में, किस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं कि गरीब कौन है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। तो ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो PDFs में यूज करता हूं आपके पढ़ाने के लिए, वो सारी की सारी उपलब्ध है हमारे टेलीग्राम हैंडल पे। ये टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस टेलीग्राम हैंडल पे आपको PDFs और कई सारी और चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। और उसी के साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, इन रिस्पेक्टिव हैंडल्स पे, जहां पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव रील्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो कमिंग टू द पॉइंट, हम देखते हैं कि ये इशू आया कहां से। जैसा मैंने आपको बताया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, हॉट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सब कुछ देखते हुए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का क्या कहना है भारत को लेकर। तो जब बात होती है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की, जो कि हाल ही में आई है, इट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी विद क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड एज टू व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये चीज कैसे बताई गई? व्हाट हैज बीन सेड दैट वी आर एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट ऑफ टेकिंग ओवर वेयर चाइना हैज लेफ्ट। बट क्या ऐसा देश हंगर पे इतना लो हो सकता है? क्या ऐसा देश खाने पीने की अवेलेबिलिटी पे इतना लो हो सकता है? सवाल ये है, दिस इज द क्वेश्चन। तो जब हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हंगर रिपोर्ट में कई सारी चीजें दी, जिसपे सवाल भारत में ऑपोजिशन पार्टी ने उठाए, इंटेलेक्चुअल्स ने उठाए, थिंक टैंक्स ने उठाए और सरकार ने भी उठाए कि पॉवर्टी है क्या। आपने किस बेसिस पे बताया कि इतना पुअर है भारत में? पॉवर्टी बताने के किस तरीके से क्या पैरामीटर्स है? ये सारी की सारी चीजों के जवाब जो है हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप ये ग्राफिक देख सकते हैं, हमारा स्कोर जो है वो 29 है, 29, जो कि कई सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करके उसमें रैंकिंग्स निकाल के स्कोर निकाल के आता है। इन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो इस साल आई है, इंडिया रैंक्स 107 आउट ऑफ द 121 कंट्रीज। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 107वें नंबर पे है, बिल्कुल निचले स्तर पे है, यानी कि भारत में भुखमरी बहुत ज्यादा है। विद सफिशिएंट डेटा टू कैलकुलेट 2022 GHI स्कोर्स, द स्कोर इज ऑफ 29.1, जहां पे भारत की जो सिचुएशन है उसको सीरियस बताया गया है। इट हैज बीन सेड टू बी सीरियस। तो एक ग्राफिक के रूप में आपको दिखाते हैं कि यहां पे क्या स्थिति है और किस तरीके से ट्रेंड जो है पॉवर्टी का देखा गया है पिछले 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, कि पॉवर्टी कम हुई, पॉवर्टी ज्यादा हुई, किस वर्ग तक पॉवर्टी हुई और क्या चीज पॉवर्टी के इंडिकेटर्स के तौर पे देखा जाता है। आइए देखें, इसको एनालाइज करें। तो हम ये देख सकते हैं, जो सबसे पहले ये ब्राउन लाइन, ऊपर वाली लाइन देखते हैं, प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग इन चिल्ड्रन। स्टंटिंग का मतलब है किसी बच्चे की हाइट कम रह जाना, उम्र के हिसाब से, वेट के हिसाब से हाइट कम रह जाना। तो स्टंटिंग वो होती है, जैसे श्रब्स होते हैं, झाड़ियां जो होती हैं वो स्टंटेड होती है। सिमिलरली बच्चों की हाइट भी स्टंटेड रह जाती है। ये अंग्रेजी में कहें तो वर्टिकली चैलेंज्ड।
तो ये जो थी, ये जनसंख्या 50% से ज्यादा थी बच्चों में, जो कि स्टंटेड रह जाते थे 2000 तक, यानी कि आज से 20 साल पहले। ये डेटा कब होते 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 आप देख रहे हैं 2022 तक तकरीबन 35% पे आया है। इट हैज कम डाउन टू 35%। उसके बाद प्रेवलेंस ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन, वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब बच्चों का वेट कम रह जाना, बच्चों का वजन अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से कम रह जाना, उसको वेस्टेड चाइल्ड माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो जनसंख्या थी वो 20% से कम थी, ये बढ़ी और ऑलमोस्ट स्टैटिक रही है। ये उतनी ही है जितनी 20 साल पहले थी, इनफैक्ट थोड़ी सी बढ़ गई है। इट हैज इंक्रीज्ड अ बिट। और उसी तरीके से अंडर नरिश्ड, मैल नरिश्ड बच्चे, जिनको पूरा नरिशमेंट यानी कि खाना नहीं मिलता, तमाम जो प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन है वो नहीं मिलते, तो आप देख सकते हैं इनकी संख्या भी तकरीबन सेम रही है। इट हैज रिमेन्ड द सेम, अराउंड 17-18%। और चौथा है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। तो एक होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जहां पे बच्चे की मौत पहले जन्मदिन से पहले हो जाती है। दूसरा होता है U5MR, जहां पे एक बच्चे की डेथ हो जाती है 5 साल की उम्र से पहले। तो इसकी जनसंख्या जो है वो कम हुई है 2022 तक। इट हैज रिड्यूस्ड, कम डाउन टू हाफ, 10% से 5% के आसपास हो गई है। तो ये सारे गरीबी के लक्षण थे या अभी भी है। क्योंकि गरीबी है, इस वजह से बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, बच्चों की हाइट कम रह जाती है, बच्चे कुपोषित रह जाते हैं या बच्चों की मौत हो जाती है। तो ये सारे का सारा जो डेटा आप देख रहे हैं, अगर ये डेटा रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत में पॉवर्टी यानी गरीबी कम हुई है। इट हैज डेफिनेटली रिड्यूस्ड। तो जो सवाल मैंने आपके सामने रखा कि अगर भारत की रैंकिंग गरीबों में, गरीबी जितनी है भारत में उसको लेकर गिरी है, उसका स्तर गिरा है, 107वें नंबर पे हम आते हैं, और दूसरी तरफ हम अर्थव्यवस्था में इतना बढ़ रहे हैं आगे, तो पुअर कहते किसे हैं? हु इज एक्चुअली पुअर? पुअर कौन है? तो इस चीज को देखते हुए जो डेटा है या जो कंप्यूटेशन है उस डेटा की, वो बहुत नेबुलस यानी कि वेग है। इट इज वेग, इट इज ग्रे एरिया, व्हाइट और ब्लैक नहीं है। तो इस वजह से हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली पॉवर्टी है क्या, गरीबी है क्या, किस चीज को गरीबी कही जाती है। जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर इसे बताइएगा कि गरीबी आप किसे कहते हो। हु इज कॉल्ड एज पुअर? जो कि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर सकता। अ पर्सन हु कैन नॉट फुलफिल बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसे हम पुअर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप जो रोजमर्रे की चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी बेसिक है, जो कि हम बहुत ज्यादा जिसके बारे में सोचते नहीं है, खाना खाना, रोटी, कपड़ा पहनना, कपड़ा, मकान, घर में रहना, चाहे वो 2 कमरे का फ्लैट हो, 1 कमरे का कमरा हो, हॉस्टल का कमरा हो, बंगला हो, जैसा मर्जी हो, घर तो घर होता है। तो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक गरीब इंसान कहा जाता है। व्हेन यू आर नॉट अफोर्ड टू व्हेन यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो पॉवर्टी लाइन बास्केट, यानी कि किस बेसिस पे आप बताते हो कि कोई इंसान गरीबी की रेखा के नीचे है या गरीबी की रेखा के ऊपर है, वो किस पे डिपेंड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर्ड एसेंशियल टू अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो खाना, कपड़ा, रेंट देना यानी कि मकान, कन्वेंस, घूमना, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट हो उसके बेसिस पे आप किसी को गरीब या गरीबी की रेखा के ऊपर मानो, लेकिन ये पॉवर्टी लाइन का बास्केट है। अगर आप इनमें से कुछ चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, नहीं तो आप गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ये एक्सपेंडिचर जो है ये पॉवर्टी लाइन कहलाता है। एक्सपेंडिचर यानी आप इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाते हो, इन सब चीजों पे पैसा खर्च कर पाते हो। तो इसके जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरीके से कैटेगराइज करा गया है, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जो पहला है वो है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन कि ये चीज कैसे करी जाए, और दूसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि हम जो, आप और हम कंज्यूमर्स हैं, आप और हम जो है वो लोग हैं जो बेसिक चीजें चाहते हैं, तो कंजम्पशन पे हम कितना खर्चा करते हैं। तो ये दो चीजें हैं, इनको एस्टिमेट्स के तौर पे यूज करा जाता है। जो पहला स्टेप है वो है पॉवर्टी एस्टिमेशन कि आपको बताना है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर या नीचे कौन लोग आते हैं। उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि पॉवर्टी लाइन होती कहां है, या होती कौन सी लाइन है, या होती किस तरीके से है, किस तरीके से डिटर्मिन करी जाती है। आप किसको बोलोगे? जो प्रतिदिन 40 रुपए कमाए, 50 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए,
अगर आपने 100 रुपए पॉवर्टी लाइन रखी है तो उसके नीचे वाले सारे गरीब हो गए और इसके ऊपर वाले सारे अमीर हो गए। आज जो 100 रुपए कमा रहा है उसके पास रहने को घर नहीं है, या उसको जो है न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, तो उसको आप बताओगे कि ये गरीबी की रेखा के नीचे है, ऊपर है? काफी कंफ्यूजन है। तो इस वजह से पॉवर्टी लाइन को कभी भी इनकम के बेसिस पे, आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे नहीं बताया जाता। उसको बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप मांग या डिमांड कितना करते हो कंजम्पशन के ऊपर या कंजम्पशन के बेसिस पे। क्योंकि इनकम जो है, पहली बात तो वो सही तरीके से कंप्यूट नहीं हो सकती। हमें नहीं पता जो दिहाड़ी के मजदूर हैं या जो दिहाड़ी के वर्कर हैं, जो डेली वेज वाले लोग हैं, वो कितना कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं। कोई किसी दिन काम करते हैं, किसी दिन काम नहीं करते हैं, लेकिन वो जहां जहां पैसा खर्च करते हैं वो सारी चीजें कंप्यूटेशन में आ सकती है। इस वजह से इनकम बेस्ड एस्टिमेशन की जगह हम कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बेस्ड एस्टिमेशन करते हैं कि आपने खर्चा कितना करा है, उस बेसिस पे आप पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाइए। So, in income due to seasonal factors, additional side incomes as well as data collection difficulties in largely rural and informal economy of India. क्योंकि हम ये चीज नहीं कर पाते, इस वजह से हम कंजम्पशन देखते हैं। Hence, this survey is based on consumption expenditure. ये किस पे बेस्ड है? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी कई सारी चीजें आती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये है कि आप क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपके सामने आ रही हैं, क्या क्या चीजें आपके बीच में आपको एस्टिमेट करने में दिक्कत हो रही है। कंजम्पशन कैसे हो? तो आजादी से लेकर आज तक कई सारी कमिटीज को अपॉइंट किया गया जिन्होंने सजेस्ट करा कि आपको किस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी की रेखा को डिटरमिन करना आना चाहिए या कैसे आपको करना चाहिए। बहुत सारी कमिटीज हैं, ये सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। The government did not take a call on the report of the रंगराजन कमेटी, जो आखिरी कमेटी थी, लेकिन उसके पहले तमाम कमिटीज जो है वो अपॉइंट हो चुकी है। सन 1962 से लेकर 2005 तेंदुलकर कमेटी, 2014 रंगराजन कमेटी तक हमने सारे के सारे एस्टिमेशंस करके देख लिए। हर इंसान ने हर तरीके के रिकमेंडेशंस देकर देख लिए। पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करना कोई भी खेल नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन को अगर आप सही तरीके से एस्टिमेट करो तो वो सही तरीका क्या है, ये चीज आपके देश में और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में अंतर हो सकता है, या ग्लोबली जो फॉलो हो रहा है और मेरे देश में जो फॉलो हो रहा है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये जो चीज है, ये सारी की सारी कमिटीज के नाम आपके सामने आ रहे हैं। सिर्फ कुछ चंद मिनट लूंगा और ये सारी की सारी कमिटीज ने जो रिकमेंडेशन दी है उसको हम फटाफट रन थ्रू करेंगे, ताकि आपके दिमाग में पूरी चीज आ जाए किसके बेसिस पे आज गरीबी जो है भारत में एस्टिमेट करी जाती है और ग्लोबली वो चीज कैसे एस्टिमेट करी गई। तो सबसे पहली कमेटी का नाम जो आप देख रहे हैं वो है वर्किंग ग्रुप, और उसके बाद आता है डांडेकर एंड रथ कमेटी। अब बहुत एक बेसिक चीज आपको मैं बता दूं, हमेशा से पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए दो फैक्टर्स जो है वो भारत में देखे गए। टू फैक्टर्स। पहला था इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन या इनकम बेस्ड पॉवर्टी बास्केट, कि एक परिवार, प्रति परिवार या प्रति इंसान क्या आय या क्या इनकम है, इनकम के बेसिस पे देखा गया। और दूसरा देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरी मतलब कितना खाते हो, कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो एक दिन में। यदि आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो आप जो है आप क्या कहलाओगे, व्हाट वुड यू बी कॉल्ड, आप कहलाओगे अबव पॉवर्टी लाइन। और अगर आप नहीं कंज्यूम करते हो तो आप कहलाओगे अबव बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो है बेसिक एस्टिमेशन है, दिस इज द बेसिक एस्टिमेशन दैट वाज डन एट दैट टाइम। तो इतनी सारी कमिटीज में किस किस कमिटी ने क्या क्या बोला, जो बेसिक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आज की डेट में एक्सेप्ट करी गई हैं। कुछ रिकमेंडेशंस एक कमिटी की आज तक फॉलो होती है, ये देखते हैं। सबसे पहली कमिटी जो आती है वो है वाईके अलग कमिटी 1979, जिन्होंने कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पॉवर्टी को एस्टिमेट करा। असल में इन्होंने ये बताया कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करना जरूरी है रूरल और अर्बन एरियाज में रिस्पेक्टिवली। 2400 कैलोरीज अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में। ये जो कंजम्पशन है या इतनी कैलोरीज का कंजम्पशन कितना पैसा खर्च करने पे होगा, तो इन्होंने जो है आय बताई, इनकम बताई कि इतनी इनकम आपको चाहिए इतनी कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए प्रतिदिन। तो वाई के अलग कमेटी की रिकमेंडेशंस जो थी वो थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो इसके तहत अगर ये प्राइस सिंबल्स देखे जाए तो उन्होंने क्या कहा कि रूरल और अर्बन के लिए
49 रुपीज और 56.64 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ जो है प्रोवाइड करा जाएगा वाई के अलग कमेटी के तहत। उसके बाद जो है दूसरी कमेटी, जो सबसे जरूरी कमेटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी एक्सपर्ट ग्रुप 2009 में अपॉइंट किया गया था, जिनकी रिकमेंडेशंस हमने कई सालों तक फॉलो करी है, आज भी करते हैं, और इनकी रिकमेंडेशंस जो है काफी प्रैक्टिकल मानी गई है। इन्होंने भी कंजम्पशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन बास्केट पॉवर्टी को एस्टिमेट करा है। इस कमेटी के हिसाब से आप अगर अर्बन एरिया में रहते हो तो 32 रुपए, रूरल एरिया में रहते हो तो तकरीबन 26-27 रुपए की आय आपकी प्रतिदिन होनी चाहिए, जब जिससे कि आप गरीबी की रेखा के ऊपर माने जाओगे, नहीं तो आप गरीबी की रेखा के नीचे माने जाओगे। It was determined on the basis of a monthly expenses on food, education, health, transport, electricity. इसको कहते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है बास्केट। इस बास्केट को लिया, देखा कितना कितना पैसा इन चीजों पे खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से मंथली एक्सपेंडिचर निकाला, उसके हिसाब से डेली एक्सपेंडिचर निकाला, तो ये फिगर आ गई 32 रुपए, 26 रुपए, जो भी फिगर आई। The national poverty line for 11-12 2011-12 जो was estimated at 816 रुपए प्रति व्यक्ति पर कैपिटा पर मंथ एक महीने का फॉर रूरल एरियाज एंड ₹1000 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज। दिस इज समथिंग दैट वाज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सुरेश तेंदुलकर स्टेटेड। और ये जो कमिटी के रिकमेंडेशंस हैं, ये ही हमने कई सालों तक फॉलो करे। उसके बाद आती है लाकड़ावाला कमेटी। ये 1993 की कमेटी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं करे गए क्योंकि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस थे। अब वो रिकमेंडेशंस भी ऐसे थे कि आपसे ये कहा गया कि भाई हर राज्य में अलग अलग गरीबी है, तो इस राज्य की गरीबी की रेखा अलग होनी चाहिए, गुजरात की महाराष्ट्र से अलग होनी चाहिए, महाराष्ट्र की राजस्थान से अलग होनी चाहिए, राजस्थान की यूपी से अलग होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, वो हर स्टेट अपना प्रोवाइड करेगी। Therefore, expenditure on these items was excluded from the consumption basket it proposed. तो उनका ये मानना इसलिए था क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खर्चा है। अगर ऐसा होता तो एक इंसान जो महाराष्ट्र में गरीब है वो यूपी में अमीर हो जाता या अबव पॉवर्टी लाइन हो जाता। तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा एसोसिएशन था, इसलिए ये रिकमेंडेशंस कभी भी प्रैक्टिकल नहीं मानी गई। दैट इज व्हाई दे वर नॉट एक्सेप्टेड। फिर आती है रंगराजन कमेटी रिपोर्ट, सी रंगराजन 2014 की रिपोर्ट है। काफी इंपॉर्टेंट इंसान है ये भारत की अर्थव्यवस्था में। जितनी मेजर कमिटीज रही हैं 1980 से लेके आज तक, सी रंगराजन ने वो कमिटीज, मैक्सिमम तमाम कमिटीज जो है उसमें से बहुत कमिटीज उन्होंने हेड करी है। वो टास्क फोर्स को हेड करा है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं और इनके रिकमेंडेशंस कई हद तक एक्सेप्ट किए भी जाते हैं। यहां पे गरीबी की रेखा को लेकर इन्होंने क्या बोला, दिस कमिटी रेज द डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो सुरेश तेंदुलकर ने बताई थी उसके हिसाब से उन्होंने रेज करा 47 रुपए और 32 रुपए, 47 रुपीज फॉर अर्बन एरियाज, 32 रुपीज फॉर रूरल एरियाज। जाहिर सी बात है, तेंदुलकर ने दिया था 2009 में और वो दिया था 2005-6 के प्राइसेस पे, ये दे रहे हैं 2014 में, तो महंगाई तो बढ़ेगी, तो ये चीज रिवाइज करके दी गई। तो 11-12 के प्राइसेस पे मंथली पर कैपिटा पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर of ₹972 in rural areas and 1407 in urban areas was given at that point of time. ये चीज तब दी गई। तो गवर्नमेंट did not take a call on the Rangarajan committee recommendations. Poverty is measured using the Tendulkar poverty line। आज भी हम 32 रुपए और 26-27 रुपए पे चल रहे हैं। उसके मुताबिक, उसके तहत, उस कैलकुलेशन के हिसाब से भारत में गरीबी की रेखा के नीचे 22% जनसंख्या आती है। 21.9% of people in India live below the poverty line if we adopt the Tendulkar committee recommendations which have been given. तो अब जो है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से 22 लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। तो क्या यही चीज, इज दिस द सेम थिंग दैट वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या जो हंगर रिपोर्ट आई है, क्या उसने भी इसी हिसाब से पब्लिश करी है? क्या उसने भी यही चीज देख के करी है या उसके पैरामीटर्स कुछ अलग है? आप समझ पा रहे हैं? दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गिवन एज अ पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, अगर कमिटीज बिठाई हैं, कमिटीज के रिकमेंडेशंस आए हैं, तो उन रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है? आज भी आजादी के इतने साल बाद, 75 वर्ष बाद भी आज भी एक इशू है
एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। इस रहस्य को हम सुलझा नहीं पा रहे हैं कि भारत में गरीब है कौन, हु इज एक्चुअली पुअर इन इंडिया। उसका सबसे बड़ा कारण जो है आपको बताते हैं कि क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो ओल्ड डेटा, न्यू डेटा, चेंजिंग मेथोडोलॉजी, ये क्यों एक मिस्ट्री है? ये इसलिए मिस्ट्री है क्योंकि पहले जो है प्लानिंग कमीशन का प्राइमरी टास्क होता था कि आप डेटा को रिवाइज करें और उस डेटा को गरीबी की रेखा से जोड़ें, या उस डेटा के हिसाब से बताएं कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग हैं या ऊपर कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्लानिंग कमीशन स्टेटेड। तो ये चीज प्लानिंग कमीशन करता चला आ रहा था जब तक प्लानिंग कमीशन था, लेकिन शायद 60-70 साल में पहली बार ये डेटा एस्टिमेट नहीं किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिल यूजेस द तेंदुलकर कमेटी फाइंडिंग्स, जिसके हिसाब से 22% जो है वो क्या है, लोग गरीब हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि 50 साल बाद आज भी जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि अलग अलग कमिटीज जब हम सब अपॉइंट करते हैं और वो टास्क फोर्स रिकमेंडेशंस लेकर आते हैं, वो रिकमेंडेशन सारी डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें पॉवर्टी लाइन का बास्केट अलग अलग होता है। देखिए इस ग्राफ को देखिए, तो न्यू हाउस व्यास इसने कुछ एस्टिमेशन करा, इसके हिसाब से जो है बिलो पॉवर्टी लाइन 14.6% थे, पॉवर्टी रेशो इतना था। तेंदुलकर के कैलकुलेशन के हिसाब से 22% है। मेहरोत्रिया एंड परीदा, मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों ने एस्टिमेट करा है, इनके अनुसार 26% है, 25.9 है, और रंगराजन के अनुसार तकरीबन 30% है। तो एक ये भी रीजन था कि भाई रंगराजन की कमिटी रिकमेंडेशंस अगर एक्सेप्ट कर ली तो आपको कितने गरीब दिखाने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 30%। एक ये भी रीजन था रंगराजन की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करी गई, इनका पॉवर्टी लाइन बास्केट एक्सेप्ट नहीं करा गया, because there were almost 29.5% people below the poverty line। तो 2014 में जब बीजेपी पावर में आई या एनडीए गवर्नमेंट बनाई गई तो उस टाइम पे रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। रंगराजन रिकमेंडेशंस वर नॉट एक्सेप्टेड। बीजेपी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशंस। तो अब सवाल ये उठता है कि सारे के सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखते हुए पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं और ये देखते हैं कि आप किस तरीके की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पे रीजन जो है वो देखा गया कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स को एनडीए गवर्नमेंट ने रिवाइज क्यों नहीं करा। उसको रिवाइज ना करने का रीजन ये है कि प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता। पहले ये जो पूरी की पूरी टास्क है ये परफॉर्म करी जाती थी प्लानिंग कमीशन द्वारा, लेकिन अब जो है प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, तो इस वजह से ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स डिटरमिन करने के लिए कोई दूसरी एजेंसी नहीं बताई गई। हालांकि नीति आयोग बनाया गया था प्लानिंग कमीशन की जगह, लेकिन नीति आयोग का यह काम नहीं है। इट इज नो लॉन्गर द केस विद न्यू नीति आयोग टू डिटरमिन बिलो द पॉवर्टी लाइन। नीति आयोग फिर भी पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई देता है। और ध्यान रखें, एमपीआई के अनुसार जो नीति आयोग का डेटा है उसके हिसाब से भारत में 25% लोग गरीब हैं। So unlike estimates mentioned earlier that focus largely on consumption, MPI takes into account many factors। तो इनका बास्केट क्या है? सैनिटेशन, स्कूलिंग, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनर फ्यूल। तो इन सब चीजों को के अनुसार 25% लोग जो है वो क्या है, 25% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जैसा कि आप इस ग्राफिक में देख पा रहे हैं, इन सब चीजों को वेटेज दिया गया है। हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर पूरा वेटेज दिया गया है। और इस वेटेज को लेकर आप बताते हो कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये एमपीआई के मुताबिक बताई जाती है। एमपीआई ध्यान रखें एक ग्लोबल इंडेक्स है, यूएनडीपी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरीके से आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुना होगा उसी तरीके से एमपीआई है, और एमपीआई को अडॉप्ट किया गया है नीति आयोग द्वारा। और नीति आयोग के हिसाब से 25% लोग जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे है। लेकिन नीति आयोग का यह काम नहीं है जो प्लानिंग कमीशन का हुआ करता। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत गरीब कैसे गिने। ये सब तो चीजें हमने देखी और ये प्रॉब्लम है, और हम ऑफिशियल डेटा को एस्टिमेट भी नहीं कर पाए। तो गरीबों को गिने कैसे, किस तरीके से गिने? क्या हम उन्हें कैलोरी के बेसिस पे गिने, या उनको इनकम के बेसिस पे गिने कि इनकम नहीं है इसलिए गरीब है, कैलोरी इनटेक नहीं है इसलिए गरीब है, इनकम टैक्स के बेसिस पे है, या गवर्नमेंट स्कीम्स के बेसिस पे है?
हाउ डू वी काउंट द पुअर? गरीबों को गिने कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर यहां पे देखा जाए कि कैलोरीफिक वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है, कैलोरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको पहले से बताया गया है कि 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज है, मॉनेटरी वैल्यू इनटू ऑलवेज चैलेंजिंग बिसाइड्स पीपल कैन नॉट लिव विद जस्ट कैलोरीज। आपने कैलोरीफिक वैल्यू बता दिया, लेकिन अगर वो कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो सड़क पे रह रहा है, तो वो अभी भी गरीब है। लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हम कैलोरी देख रहे हैं। उसमें फिर उसके बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या वो गरीब नहीं है? सवाल पहला, कैलोरी इनटेक। उसके बाद आता है दूसरा सवाल, इनकम कॉन्सेप्ट। वर्ल्ड बैंक की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो थ्रेशोल्ड है, जो लाइन है, वो है $1.9 प्रतिदिन की। $1.9 प्रतिदिन के नीचे अगर कोई हो, पूरी दुनिया के लिए है, वो बताते हैं कि वो गरीबी की रेखा के नीचे है, नहीं तो वो ऊपर है। तो $1.9 गरीबी की रेखा है। अब इसमें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन काम करता है। अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ज्यादा हुआ, यानी कि हमारी करेंसी वीक हुई और उनकी करेंसी स्ट्रांग हुई, तो डॉलर महंगा हो जाएगा, $1.9 का लेवल बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में और लोग गरीब हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? या डेवलपिंग देशों में और लोग गरीब हो जाएंगे। तो ये $1.9 का जो आंकड़ा है, ये डेवलप्ड देशों के लिए ठीक हो सकता है। इट इज गुड फॉर अ डेवलप्ड कंट्री। बट डेवलप कंट्री के लिए ठीक क्या है? उसके लिए कम है, तो उसकी गरीबी की रेखा के ऊपर मैक्सिमम लोग आएंगे। लेकिन भारत जैसा देश है, उसकी गरीबी की रेखा के नीचे बहुत लोग आएंगे। तो कैलोरी इनटेक के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे ये एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बेसिस पे डेवलपिंग कंट्रीज जैसी भारत में है, एक तो पहली बात इतनी बड़ी जनसंख्या है, कैलकुलेट करना मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो बहुत लोग स्पेशली इनकम के बेसिस पे गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएंगे अगर हम वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स को अडॉप्ट करते हैं। वो एक एक्स्ट्रापोलेटेड, एक फैला हुआ नंबर है, एक मुश्किल एस्टिमेशन है, एटलीस्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और ये चीज चाइना भी ये प्रॉब्लम फेस करेगी, वो सारे देश ये प्रॉब्लम फेस करेंगे जो देश बहुत ज्यादा हेविली पॉपुलेटेड है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इनकम टैक्स। अब बड़ी मजाक की बात है कि इनकम टैक्स भरते ही कितने लोग हैं पूरे देश में? तो देश में इनकम टैक्स भरने वाले 2-3-4% लोग हैं, जिसमें से भी मैक्सिमम लोग रिफंड ले लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग कवर्ड ही नहीं है इनकम टैक्स के अंतर्गत। तो आप कैसे बताओगे कि वो गरीब है? तो इनकम टैक्स का मिनिमम टैक्स स्लैब 2.5 लाख रुपए है, यानी आपकी 2.5 लाख रुपए प्रति आय, जो प्रति सालाना आय है, जो पर कैपिटा या पर एनुअल कैपिटा इनकम से ज्यादा है, तो वो टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसको 5% टैक्स देना पड़ता है। अगर वो 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता। लेकिन फिर भी क्योंकि वो आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करे, तो वो आपके रिकॉर्ड्स में है, वो आपकी नॉलेज में है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है वो आपकी नॉलेज में नहीं है। तो इसके मुताबिक अगर 3-4-5% जनता है, तो मैक्सिमम जनता तो हट गई इससे। आप गरीबी कैसे एस्टिमेट करेंगे? One cannot even use the 2.5 लाख per annum criterion as cut off of the measuring is poor. कट ऑफ क्योंकि 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी कट ऑफ है, इसमें कैसे लोग आएंगे और आप कैसे काउंट करोगे? आपको कैसे पता चलेगा? पता नहीं चल पाएगा। और सरकारी स्कीम्स, अगर बात करी जाए इन चारों मेजर्स की, तो उसमें से सबसे एलिजिबल स्कीम जो है वो सरकारी स्कीमों में से एक होती है कि आपको कितने लोगों को हेल्प करना चाहिए या करना पड़ता है, कितने लोगों को भारत सरकार के सब्सिडीज की जरूरत है, उसकी असिस्टेंस की जरूरत है। ये एक बहुत अच्छा मेजर है। 135 करोड़ की जनसंख्या में से आपको अगर बताया जाए कि जितनी भी स्कीमें आई हैं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सपोर्ट आया है, मनरेगा की स्कीम है, फूड सिक्योरिटी स्कीम है, ये कितने तमाम करोड़ों लोगों को फंड करती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया जाए, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें आप देख सकते हो कि कितने लोग सपोर्टेड हैं। नियरली 60% ऑफ 1350 मिलियन पॉपुलेशन, यानी 135 करोड़ लोगों में से 60% लोग, यानी 80 करोड़ लोगों को असिस्टेंस की जरूरत है। किसमें? गरीब कल्याण योजना में। तो इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को आप असिस्टेंस चाहिए। अगर 80 करोड़ लोगों को असिस्टेंस चाहिए, तो क्या इतने लोगों में से मैक्सिमम लोग गरीब होंगे या नहीं होंगे, यह एस्टिमेट करना हमारा काम है। That this has been extended till December 2022। ये जो स्कीम है ये 2.5 साल से चली आ रही है और इस महीने तक एक्सटेंडेड है। इसका क्या मतलब है कि इतने लोगों को 2.5 साल से असिस्टेंस की जरूरत है। तो क्या इतने लोग गरीब हैं हिंदुस्तान में? 80 करोड़, पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन नहीं है इतनी। वल्नरेबल पॉपुलेशन इज स्टिल वेरी हाई। So this number also includes the 136 million which are included under मनरेगा। जाहिर सी बात है 80 करोड़ जो गरीब कल्याण में है वो मनरेगा में भी आ गए, फूड सिक्योरिटी में भी आ गए, सब में आ गए।
ये हर एक स्कीम में आ गए। तो जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है वो क्या क्लेम करता है, सितंबर 2020 में हैड पुट आउट अ स्टैटिस्टिक दैट 42 करोड़ पुअर पीपल, 42 करोड़ लोग, गरीब लोग जो हैं, दे हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम गरीब कल्याण योजना। इतने लोगों को यहां से फायदा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भाई कौन सपोर्ट करेगा गरीबों को अगर नौकरियां चली गई हैं, अगर लॉकडाउन लगा है, अगर आर्थिक तौर पे वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है ये चीज करना। which means that around 30% of the population was declared poor by this metric। इस metric के मुताबिक ये लोग गरीब हैं, क्योंकि सरकार ने खुद बोला है कि हमने इतने लोगों को असिस्ट किया है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी कश्मकश है, कितना कंफ्यूजन है कि किस तरीके से क्या चीज ले, क्या चीज ना ले, क्या इनकम टैक्स ले, क्या इनकम ले, क्या कैलोरी कंजम्पशन ले, क्या सरकारी स्कीमें ले, क्या ले, किस बेसिस पे बताएं कि इतने गरीब है, इतने गरीब नहीं है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में तो हमारी कंट्री में 70% से ज्यादा लोग गरीब होंगे। $1.9 कितना होता है? 150 रुपए होता है। बात हो रही है 32 रुपए, 35 रुपए, 47 रुपए मैक्सिमम, और हम 150 रुपए की बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से। और उसमें भी अगर डॉलर स्ट्रांग होता गया तो वो 150 का 160, 170 होता जाएगा। समझ रहे हो? एक और बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, और वो है पीएम किसान स्कीम को लेकर। यह स्कीम आई थी 2019 में, 2019 के बजट में, इलेक्शन से पहले, जहां पर यह चीज बोली गई थी कि जितने भी किसान हैं भारत में, उस टाइम पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 6,000 रुपए प्रति साल जो है हर फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा डीबीटी के तौर पे। वो इसलिए करा जाएगा ताकि फार्मर अपने आप को सपोर्ट कर सके। ये प्योर कैश ट्रांसफर है, सब्सिडी नहीं है, प्योर कैश ट्रांसफर है कि आप इसका कुछ भी कर सकते हो। एक तरीके से भारत का जवाब है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी के लिए है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लिए है। इस स्कीम पर 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ। इस स्कीम के मुताबिक जितने भी किसान यहां पे कवर्ड हैं, उनको अगर ये असिस्टेंस दी जा रही है और वो इस असिस्टेंस के बेसिस पे अपनी कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आप ये बोल सकते हो कि इनको, ये गरीब लोग हैं या गरीब किसान हैं, इनको आप असिस्टेंस दे रहे हो ताकि वो उस स्तर से ऊपर उठ सके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि अर्बन एरियाज के लोग कवर्ड नहीं है। अर्बन पीपल आर नॉट कवर्ड। इट विल नॉट कवर द वल्नरेबल नॉन फार्मिंग क्लासेस, स्पेशली फॉर अर्बन एरियाज, बिकॉज उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कुछ कुछ सरकारी स्कीमें बहुत अच्छी हैं ये एस्टिमेट करने के लिए कि आप जितने लोगों को असिस्टेंस देते हो। तो यहां पे क्या बोला गया, 110 मिलियन फार्मर्स यानी 11 करोड़ किसानों को आप 6,000 रुपए प्रति साल दे रहे हैं। तो इसके, इस मेट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो 30 से 60% के बीच टोटल पॉपुलेशन का 30 to 60% गरीबी की रेखा के नीचे आ सकता है। अभी भी पक्का नहीं है। इट कैनॉट, इट इज 30% और 60% में तो बहुत फर्क हो गया, डबल हो गए गरीब। द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्ड वेल एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंश्योर्ड दैट देयर इज टारगेटेड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि आप ढंग से बेनिफिट्स पहुंचा सको। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि ये लोगों को बेनिफिट की जरूरत है, इनको असिस्टेंस यानी हेल्प, यानी कि किसी भी चीज की जरूरत है। तो अगर भारत सरकार सपोर्ट कर पा रही है उस स्ट्रक्चर के तौर पे, तो आपको पता है कि भाई ये चीज ठीक है, बहुत अच्छी है, दैट दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद असिस्टेंस, दिस इज वेरी गुड। तो दिस हैज बीन गिवन। अब सवाल ये उठता है कि गरीब एस्टिमेट क्यों किए जाए? मतलब सारी कहानी खत्म हो गई, अब फिर हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि गरीब एस्टिमेट क्यों करा जाए? व्हाई पॉवर्टी नंबर्स मैटर। आने वाले टाइम में अगर हमें कोई नई स्कीम लेकर आनी है, कितने लोगों को गरीब कल्याण योजना में खाना बांटना है, कितने लोगों को अंत्योदय अन्न योजना में अन्न बांटना है, कितने लोगों को आयुष्मान भारत में बेनिफिट देना है, कितने लोगों को नेशनल हाउसिंग मिशन में घर प्रोवाइड करना है, कितने लोगों को जल शक्ति मंत्रालय को नल प्रोवाइड करना है, पानी प्रोवाइड करना है, टॉयलेट्स का असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, आने वाली जितनी स्कीम है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हमारे पास गरीबी की रेखा के नंबर होने चाहिए। So the center allocates funds for these schemes to the states based on numbers of their poor. So errors of exclusion can deprive eligible household of benefits. जो लोग एक्चुअल बेनिफिट लेने वाले हैं या जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाएगा अगर आपके पास सही आंकड़े नहीं है, if you do not have the right metrics. तो क्या तरीका है आगे बढ़ने का? It can hence be said the size of needy population is close to 60% of the total population. मतलब भारत की जनसंख्या का 60%, जिसमें से कम 30% या हाफ ऑफ दिस अमाउंट बीइंग मोस्ट वल्नरेबल, यानी कि 30% को इमीडिएट सपोर्ट चाहिए और 60% लोगों को ओवरऑल सपोर्ट चाहिए। तो वे फॉरवर्ड जो है वो भारत के लिए काफी मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि ये वे फॉरवर्ड जो है ये लेकर जाएगा जहां पे आपको लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाना पड़ेगा, कम से कम उस 30% लोगों को।
और ओवरऑल 60% लोगों को वल्नरेबिलिटी से बाहर निकालना पड़ेगा। वल्नरेबल होना गरीब होने से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अगर कोई मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन है, इसको कॉन्स्टेंटली थ्रेट रहेगा कि कहीं मैं फिर से गरीबी की रेखा के नीचे ना चला जाऊं, फिर से मेरा घर ना चला जाए, फिर से मेरा काम ना चला जाए, फिर से लॉकडाउन ना आ जाए। वो ज्यादा खराब सिचुएशन है। रादर देन अगर आप गरीब हो तो आपको पता है आप गरीब हो, लेकिन अगर आप गरीबी से थोड़ा सा ऊपर हो तो आपको लगेगा कि मैं वापस यहां ना चला जाऊं। वो चीज दैट इज इवन मोर थ्रेटनिंग। जेल जाने का खौफ जेल जाने से ज्यादा या जेल के अंदर बैठे होने से ज्यादा होता है। मरने का खौफ मरने से ज्यादा होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो चीजें हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को जो अपना इकोनॉमिक स्टेटस पूरी दुनिया में बनाया हुआ है, वो खोना भी नहीं है। If we want to make India into a manufacturing hub, we have to go. If we have to make India into a technological hub, we have to work on that also. We have to keep India a hot destination for foreign investments. वो चीज हम छोड़ नहीं सकते। So, a joint effort between center and states is needed to push this agenda forward. एजेंडा क्या है? चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का एजेंडा हो, आप नौकरियां क्रिएट करो, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको ऊपर उठाओ, उसको एनेबल करो, चाहे एग्रीकल्चर हो उसको एनेबल करो। फोकस हैज टू बी ऑन जॉब क्रिएशन। हाथ पकड़ के सारी जिंदगी चलते रहोगे तो जो आज गरीब है वो 100 साल बाद भी उसी लेवल पे रहेगा। उसको नौकरी दो ताकि वो खुद अपने आप को सपोर्ट कर सके। सब्सिडीज कैन नॉट कीप ऑन गोइंग ऑन। ये अपीजमेंट तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये बिल्कुल बकवास है। ये एक लेवल तक चलती है। आप 1947 से लेके 2047 में भी, जब जो अभी ये जो आखिरी 25 साल जो हमारे चल रहे हैं, क्या बोलते हैं आखिरी 25 साल को? कमेंट्स में लिखकर बताइए। इस चीज को देखते हुए क्या हम यही बोलते रहेंगे कि अभी भी सब्सिडी की जरूरत है, गरीब 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 गरीब? तो आपने क्या करा 100 साल में? व्हाट हैव यू डन? इस सवाल का जवाब हम सबको सोचना पड़ेगा। एज पॉलिसी मेकर्स आप बनने वाले हो, आपको सोचना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? मैंने अपनी तरफ से बताया। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सोल्यूशन है तो आप इसको जरूर बताएं। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट हम जो है वो लेकर आए हैं। जितने भी आईएएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच, SIP प्लस। देखिए, प्रीलिम्स निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाना हम जैसी फैकल्टीज का काम है, स्टडी IQ का काम है, जिसके लिए हम एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें फोकस्ड क्रैश कोर्स तरीके से 200 घंटे की लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको सब्जेक्ट वाइज सिस्टमैटिक मैनर में कवरेज करवाएंगे। तो ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 19 दिसंबर, 19 दिसंबर शाम को 7 बजे, और ये बैच चलेगा 200 घंटे की टीचिंग के हिसाब से तकरीबन 2 से 2.5 महीने। पूरा कवरेज होगा प्रीलिम्स का। आपका एग्जाम, जिम्मेदारी हमारी, मेहनत आपकी, मेहनत हमारी, लेकिन हम पूरी की पूरी जान लगाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी उस लेवल तक पहुंच सके जहां पर आप एग्जाम क्लियर कर सके। इसी बैच के साथ टीचिंग के साथ साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट का सपोर्ट दिया जाएगा आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। यह बैच, क्योंकि ईयर एंड आने वाला है, क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, तो बैच आपको स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है अगर आप मेरा कोड यूज करें। कोड एक ही है, कोड है सांघी लाइव, और सांघी लाइव कोड यूज करने पे आपको इसी बैच पे 6,000 रुपए का प्राइस जो है वो प्राप्त होगा। 11,500 रुपए का बैच जो है वो 6,000 रुपए का मिलेगा। तो इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं। और इसके सिवा कई सारे और कोर्सेज हैं, फाउंडेशन कोर्सेज हैं 2024 के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। NCERT बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त ईयर एंड सेल चल रही है, सारे बैचेस पे डिस्काउंट है। कोड मेरा यूज करें सांघी लाइव, जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट का फायदा उठा सके। तो जो PDF मैंने यूज करी है वो अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, जरूर डाउनलोड करें और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहे, इसी तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहे, और जरूर बताएं आप और किन टॉपिक्स पे इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।